नमस्कार, मैं हूं आस्था भाटिया और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को जो देख रहे हैं और जो डॉक्टर्स भी हमारा ये शो देखेंगे उन्हें बहुत बहुत बधाई डॉक्टर्स डे की। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर विजय प्रकाश शर्मा और हम आज उनसे बातचीत करने मौजूद हैं उन्हीं की डिस्पेंसरी में जो कि जवाहर नगर में स्थित है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। तो सर, सबसे पहले आप मुझे अब ये बताइए कि डॉक्टर्स डे है, वैसे तो आप लोग की ज़िंदगी वैसे ही संघर्ष से भरी रहती है, लेकिन क्योंकि कोरोना का काल है तो पिछले 2 सालों में आप लोगों को बहुत सी परेशानियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। तो उसके बारे में आपको कैसा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। थैंक्स। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो स्वागत किया उसके लिए। निसंदेह है जो परिस्थितियाँ इस वक्त आ रही हैं उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं। आप देख रहे हैं करीब 1.5 साल से हम कोरोना काल से एक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और हम ही नहीं, पूरी जनता ही संघर्ष कर रही है। और इसमें लाइफ स्टाइल में भी काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं लोगों की। डॉक्टर्स और हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है या जो भी हमारे साथ सहयोगी है जो काम कर रहे हैं, उनके जीवन में भी बहुत परिवर्तन आया है। एक भय का सा माहौल प्रारंभ में तो बना रहता था, लेकिन बाद में हम सब ने अपने आप को मोरली बूस्ट किया कि हमें ही जो है इस समाज की सेवा करनी है और कोरोना से जो इनकी हम सेवा कर सकते हैं वो करें। तो हमने अपने आप को एक तरीके से सिस्टम में ढाला, मन से अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, ताकतवर बनाया और फिर हम लग गए इस काम के लिए। और आप उसका परिणाम आज देख रही हैं कि नो डाउट हमें काफ़ी लोगों की संख्या का लॉस हुआ है। हमने बहुत सारी जानें गंवाई हैं, बहुत से अपने जनों ने भी अपने अपने को खोया है, पर हमने उस संघर्ष को अभी निरंतर बनाते हुए अभी छोड़ा नहीं है, अपनी हिम्मत नहीं हारी है और आज भी हम लगे हुए हैं। और उसका परिणाम ये है कि पहले हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, अब वैक्सीनेशन के बाद हम वैक्सीन अब हमारे बीच आ गई है, हम वैक्सीन लगा रहे हैं और बड़े ही गर्व के साथ कह सकते हैं कि राजस्थान जो है वो जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से पूरे इंडिया में नंबर 1 पर है इस वक्त वैक्सीनेशन में, जो कि हम सभी के मेरा स्टाफ, हम जो सहयोगी हैं सभी के सहयोग से संभव हो सका है। इसके लिए मैं ही नहीं, हमारे जो भी हमारे स्टाफ है वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। तो सर, आपने जैसे कि बोला सब कोई जो है काबिले तारीफ़ सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ डॉक्टर्स की बात करूं तो क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर पेशेंट के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर्स में भी आप लोग ही ज़्यादा रहते हैं, आप लोग बहुत करीबी से उनकी स्थिति देखते हैं। कोरोना काल के अंदर उनको बाईपैप कैसे लगता है, सब कुछ वो कैसे कैसे जूझते हैं, आप सबने उसे बहुत नज़दीकी से देखा है। तो आप लोग जब ऑपरेशन कर रहे होते हैं, अलग कोरोना के अलावा भी जब ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, तो एक डॉक्टर के मन में क्या चल रहा होता है जब वो ऑपरेशन कर रहा होता है, क्योंकि पूरी जो परिवार की जो जिम्मेदारी होती है एक तरीके से आप लोगों के ऊपर होती है, आपके कंधों पे होती है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो परिवार का पूरा सहयोग होता है, कि एक डॉक्टर जो है वो भगवान माना जाता है, तो उस पर आपका क्या कहना है कि डॉक्टर्स का कितना ज़्यादा मेन रोल होता है एक इंसान की जान बचाने में? निसंदेह आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक इंसान की जान बचाने में तो हमारा रोल है, लेकिन जब हम कोई प्रोसीजर करते हैं या हम किसी भी हेल्थ एक्ट में करने लग जाते हैं, जैसे कि ऑपरेशन हुआ, कोई भी और कोई एक्टिविटी हुई, तो उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि हमारा समाज, हमारे चारों तरफ कोरोना जो है वो फैला हुआ है। हमारा टारगेट पिन पॉइंट यही रहता है कि सामने जो भी मरीज़ है उसको किसी भी तरीके से बचाया जाए। हम जो बेस्ट एफर्ट्स कर सकते हैं, हम जो बेस्ट पॉसिबल वो दे सकते हैं, हम देने का प्रयास करते हैं, वही देते हैं। उस वक्त बिल्कुल दिमाग में ये नहीं रहता कि हम अपने आप को कोरोना से बचाएं। नो डाउट पहले हम जो भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो लेते हैं, लेकिन उस वक्त सिर्फ हमारे दिमाग में होता है कि सामने वाले की जान हमें बचानी है, इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। और सर, जैसे कि अब हम वैक्सीन की बात करें कि वैक्सीन लग चुकी है, लगनी शुरू हो चुकी है, दोनों डोज लग रहे हैं। आज आपके यहाँ पे डिस्पेंसरी में भी वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, एकदम बहुत उस अच्छी तरीके से हो रहा है, पूरे सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए हो रहा है। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि आपको इसके लिए कितने समय से आप लोग प्रयास कर रहे होंगे, कितना मेहनत है, कितना संघर्ष रहा होगा, इस पर थोड़ी सी रोशनी ज़रूर डालिए। रोमांचक स्थिति है वैक्सीनेशन में, जैसा कि आप देख रहे हैं जनवरी में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको घोषित किया और उसके बाद सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को, यानी फ्रंट लाइन वर्कर्स, पुलिस वर्कर्स हो गए, हेल्थ वर्कर्स हो गए और जिनका भी पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्शन था, वो फ्रंट लाइन वर्कर्स को जो है पहले वैक्सीन लगी। उसके बाद एल्डर एज ग्रुप को, यानी जो प्रौढ़ थे इस तरीके से 60+ थे, 55+ थे, फिर 45+, और धीरे धीरे हम नीचे यूथ की तरफ जो है इसको जा रहे हैं। और आप देखिए कि मुझे कई बार तो डे ऑफ भी नहीं मिला बहनों तक, रोज़ाना रूटीन वैक्सीनेशन रहा, कई बार 300 वैक्सीन, कभी 600 भी लगी हैं, 700 भी लगी। तो दैट इज़ ए टारगेट नहीं होता, वो एक अचीवमेंट होता है। अचीवमेंट से खुशी भी होती है कि आज हमने इतने लोगों को प्रोटेक्ट किया। तो नो डाउट इसमें अचीवमेंट भी है एज वेल एज चैलेंजेस भी हैं।
क्योंकि हर पेशेंट का ध्यान रखना पड़ता है जिसको वैक्सीन लगती है कि उसको कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए या इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो जाए। एंड डिस्पाइट ऑफ ऑल, नो डाउट हमने जो एफर्ट्स किया उससे हम संतुष्ट भी हैं और समाज को हम दे सके हैं, उसके लिए हम महसूस कर सकते हैं कि हमें एक जॉब सेटिस्फेक्शन जो होता है वो हमें मिला है। सर अब जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि बहुत मुश्किल भी होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा है कि वैक्सीन लगने के बाद इंसान की तबीयत जो है, अगर उसकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है तो उसे 2 या 3 दिन तक बुखार रहता है। तो ऐसा क्या वो पेशेंट जो है वैक्सीन लेके जो जाता है उसे ऐसा क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिससे वो थोड़ा सा कम बीमार हो, या फिर वो क्या पता वो बीमारी तक पहुँचे ही ना। कई लोगों को फीवर भी नहीं आया, कईयों को फीवर भी आया, कईयों को 2-3 दिन तक आया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हम वैक्सीन देते हैं, वैक्सीन का मतलब ये है कि हम सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन बॉडी में देते हैं, किल्ड। तो नो डाउट वो आदमी हल्का सा इन्फेक्शन रहता है उसकी बॉडी में, तो सबसे पहले तो वो खुद ही मास्क लगा के रखे, 14 डेज़ तक उसको मास्क लगा के रखना चाहिए वैक्सीनेशन के बाद। उसके बाद हम मान सकते हैं कि वो अब किसी को नुकसान नहीं देगा। ये बिल्कुल पक्का है कि जिसको वैक्सीनेशन हुआ है उसको मास्क लगा के रखना चाहिए अपने परिवार में, पब्लिक में इंटरेक्शन के दौरान। एज वेल एज यदि उसको फीवर आता है तो फीवर के हम यहाँ से पैरासीटामोल की टैबलेट उनको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम पेशेंट्स के अंदर ऐसा होता है कि उनको कोई रिक्वायरमेंट होती है, तो सिंपल पैरासीटामोल 2-3 दिन लें और 99% पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। यदि उसको फीवर काफ़ी समय तक 102 डिग्री या 3 डिग्री से ज़्यादा प्रॉलॉन्ग करता है 3-4 दिन तक बाद तक, तो वो एक चिंता का विषय हो सकता है और मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। तो उसको वापस आकर के चिकित्सक को दिखाना चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करना चाहिए। और सर अब हम जैसे आपकी प्रोफेशन की बात करें तो आप लगभग बहुत समय से इस प्रोफेशन में होंगे, तो मुझे ऐसा कोई किस्सा बताइए जो आपको लगे कि बहुत ही रोमांचक रहा हो, कि आपने कोई ऐसा फेस किया हो पेशेंट के साथ में कि जो बहुत ही रोमांचक रहा हो और आपको आज दिन तक वो किस्सा याद है। नहीं, हमारे लिए तो डेली रोमांच की स्थिति है। कई बार पेशेंट बहुत सीरियस भी आते हैं, उनकी लाइफ हम सेव करते हैं, तो देयर इज सो मच इंसिडेंसेस। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर एक इंसिडेंट अभी कोई ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन रोज़ाना ऐसी स्थिति रहती है कि हम, पर नो डाउट है कि हम किसी की लाइफ सेव करते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर पाते हैं, तो निस्संदेह मन में खुशी तो होती है कि हाँ चलो हमने किसी का कुछ किया। जी सर जैसे अब डॉक्टर्स जो हम एक ही दिन मनाते हैं, कोई भी दिन हम एक दिन मनाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि डॉक्टर्स डे तो रोज़ाना ही है, क्योंकि आप लोग रोज़ ही किसी न किसी की जान बचाते हैं। कोरोना तो अभी है, उससे पहले भी आप लोग की जो ज़िंदगी थी वो संघर्ष से भरी थी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग का जो डेली लाइफ रूटीन है कोरोना काल से पहले और कोरोना काल के बाद, इसमें ज़्यादा मेरे हिसाब से अंतर नहीं रहा होगा, लेकिन क्या अंतर आया वो ज़रूर हमें बताएँ। नहीं, कोरोना काल से पहले और बाद में यही स्थिति है। पहले भी नो डाउट हम ट्रीटमेंट ही करते थे, मरीजों को देखते थे, इनका इलाज करते थे, पर अब जो है परिस्थिति थोड़ी सी भिन्न है। भिन्न स्थिति ये है कि एक तो चैलेंजेस हैं, हमें ट्रीटमेंट के साथ साथ लोगों को प्रोटेक्शन भी देना है, लोगों को वैक्सीनेशन भी करना है। कोई भी आदमी फ्यूरियस डरे नहीं, उसको डरने से भी बचाना है, और समाज में कोई व्यक्ति जो है वो कोरोना ग्रसित होकर के घूमे नहीं, तो ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे लोगों को भी जो है समझाना है, उनको ट्रीट करना है, उनका इन्वेस्टिगेशन है, सारे जो फॉलोअप्स हैं वो इस तरीके से हम लगातार कर ही रहे हैं। और यही एक नया परिवर्तन आया है कि रूटीन लाइफ में थोड़ा सा ये मान सकते हैं कि मैकेनाइज लाइफ कुछ समय से हुई है। हमें इस वक्त रिलीफ जिसको कहना चाहिए कि नहीं मिला है, एज वेल एज रिलैक्सेशन के हिसाब से भी कुछ नहीं मिला है। उसके लिए कोई दुख भी नहीं है, समय आएगा, ये समय भी चला जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि डॉक्टर के अग्रवाल साहब ने भी कहा था कि लाइफ मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन, बहुत अभी समय बाकी है, तो ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। और सर ऐसा हमने सुनने में आया था कि अभी वैक्सीन के जो डोजेस थे उनकी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, लगभग 3-4 दिनों में अभी वैक्सीन थे नहीं और पेशेंट्स जो थे बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, वैक्सीनेशन की ऐसी कोई कमी नहीं है। हमने आपको पहले भी कहा ना कि अपने नो डाउट यदि जैसे आगे से आती है तो उस हिसाब से हमें यहाँ मिल जाती है। स्टेट लेवल पे हमें कभी भी वैक्सीन यहाँ होने के बाद हमें नहीं मिली हो, ऐसी कोई स्थिति हमारे पास नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत कभी नहीं आई। और फिर भी मैंने आपसे कहा ना, हमने राजस्थान को वैक्सीनेशन में घनत्व के हिसाब से, एज पर द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन के हिसाब से हम राजस्थान के पूरे इंडिया में नंबर 1 है। और सर जैसे अब हम बात करें तो कई बार हमने ऐसे केसेस भी पढ़े हैं जहाँ पे ये सामने आया कि अभी जब कोरोना का काल था तो जो इंजेक्शंस लगे थे, रेमडेसिविर लग रहा था, डेक्सो लगा था, ट्यूबो लगा था, ये जो इंजेक्शन लगे थे इनकी जो है मार्केटिंग में ब्लैक हुई थी, और ऐसा पढ़ने में आया था कि कुछ डॉक्टर्स ने जो है ब्लैक करी थी। तो इस पर आपका क्या कहना है कि अगर एक इंसान अपना खुद को डॉक्टर ना भी भूल के सिर्फ इंसानियत भी समझे तो भी मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत गलत मानी जाएगी, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, मेरी नॉलेज में ऐसा कभी कुछ नहीं आया
और मैंने भी बहुत सारे लोगों को रेमडेसिविर के इंजेक्शन दिलवाया CMHO स्तर पे, और जो वहाँ मार्केट की कॉस्ट होती थी उस हिसाब से जो भी प्रोसेसर से दिलाए हैं, और मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला कि मैं भी किसी को बचाने के अंदर जो है एक भागीदार बना। मेरे स्तर पर कभी किसी को मैंने ना तो सुना, और मैं भी उसमें सिस्टम का एक पार्ट हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ, मैंने बहुत लोगों को दिलाए हैं, और कभी उनसे मिलिएगा वो बहुत एक खुश होंगे, वो कहेंगे डॉक्टर साहब आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने बहुत सहयोग किया। तो ये तो एक जनरल कम्युनिटी के अंदर एक मिस परसेप्शन है कि सब डॉक्टर्स इस तरीका करते हैं। कोई भी डॉक्टर इस तरीके का नहीं करता, ना उसको टाइम है इस परिस्थिति में। कोरोना काल में किसी के पास ऐसा करने का कोई टाइम नहीं है। सर जैसे अब कोरोना काल थोड़ा सा हम कह सकते हैं थोड़ी धीमी रफ्तार हुई है, केसेस जो हैं कम आने लगे हैं, और पहले जो थे केसेस ज़्यादा आते थे, तो अब उस पे जो है आपका क्या कहना है कि लोग क्या थोड़े सतर्क हो गए हैं, या जो लोगों को किन किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अब जो है कोरोना से बचने में थोड़ा, क्योंकि डोजेज़ लग चुके हैं, दोनों वैक्सीन के डोज लगभग लग रहे हैं, तो अब लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो कोरोना की चपेट में थोड़ा कम आए? देखिए, मैं सिर्फ 2 चीज़ों के लिए कहूँगा, बस वो 2 चीज़ें भी हम कर लेंगे ना, तो ही मैं समझता हूँ कि वैक्सीन इसके इन्फेक्शन को बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। 2 चीज़ें, फर्स्ट, यदि किसी को भी खांसी जुकाम है, चाहे आपके घर में है, बाहर है, किसी को भी है, उस इंडिविजुअल को 100% अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लेना चाहिए, चाहे उसको सामान्य जुकाम है या मतलब वो ये कि प्रोबेबल केस ऑफ कोरोना हो सकता है, तो ये हमें पता नहीं होता है, लेकिन उसको तुरंत होम क्वारंटाइन करना चाहिए, और साथ ही साथ उसको टेस्ट कराना चाहिए, RT-PCR सबसे पहली चीज़, और जो फर्दर उसका ट्रीटमेंट वो करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डबल मास्क लगाए बिना घर से बाहर कोई भी नहीं निकले। बहुत दुख है मेरे को, बहुत दुख है कि इतना एफर्ट्स करने के बाद भी आम जनता में से अभी भी मैं देख पाता हूँ कि 30 से 40% लोग जो है बिना मास्क के घूमते रहते हैं। तो क्या करें? मैं कह रहा हूँ ना, ये सिर्फ मास्क लगाना है डबल, और किसी को खांसी जुकाम है उस बंदे का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराकर उसको होम आइसोलेट करें। मैं गारंटी से कह सकता हूँ 101%, मतलब गारंटी से कह सकता हूँ कि 99% क्या, मतलब लगभग कोरोना खत्म हो जाएगा। और 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और सर जैसे आपने ये 2 चीज़ें बोली, तो क्या कुछ ऐसी कोई एक होम रेमेडी भी ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएं जिससे वो अपने आप को थोड़ा बचा पाएँ? देखिए, होम रेमेडी में क्या होता है कि किसी बीमारी से लड़ने का एक सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हम अपने आप को इम्यून सिस्टम को बढ़िया रखें। इम्यून सिस्टम को बढ़िया रखने का 2 ही तरीके हैं, डेली वर्किंग यानी एक्सरसाइज करें। यदि आप आधे घंटे डेली एक्सरसाइज करेंगे तो आपके अंदर अपने आप एंटीऑक्सीडेंट्स जनरेट होते हैं, बनते हैं, बॉडी इम्यूनिटी बनती है, लंग्स की एक्सरसाइज हो जाती है, हार्ट की एक्सरसाइज हो जाती है, और पूरी होल बॉडी का एक तरीके से अपन यूँ कह सकते हैं कि वॉशिंग हो जाती है ना, तो एक अपन हेल्दी महसूस करते हैं। तो एक तो आधी घंटा आप डेली एक्सरसाइज करें, एज वेल एज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो दूसरी है वो ये है कि एक्सरसाइज के साथ साथ हम अब हाई प्रोटीन डाइट लें। हाई प्रोटीन डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें तो जो भी एंटीबॉडीज़ बनती है वो अमीनो एसिड से बनती है, तो यदि हाई प्रोटीन डाइट आप लेंगे तो नो डाउट आप बीमारियों से लड़ सकते हैं, बच सकते हैं। तो एक तो आप जब घर से निकले तो खाली पेट नहीं निकलें, प्रोटीन डाइट लें, एज वेल एज दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेली आप आधी घंटा वर्कआउट करना ही करना है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है। क्योंकि मैंने देखा कि इस समय में कुछ मेंटल इलनेस से रिलेटेड इश्यूज़ भी आए हैं, तो उससे अपने आप को बचाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि हम योगा भी करें, योगा में रिलैक्सेशंस करें, प्राणायाम करें, 10-15 मिनट के लिए उसको भी से ऐड ऑन करें हमारे वर्कआउट में, तो हमें बहुत रिलीफ मिलेगा। To all the doctors of the world who have worked so hard patiently for at this corona pandemic time. तो मैम अब आपने कोरोना की बात कर ही ली है, तो आप सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि कोरोना काल था, लगभग 1.5 साल हो चुका है हम इस बीमारी से जूझ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई भी है, कई लोगों ने बचाई भी है, जिनकी जान आप लोगों ने बचाई है। तो इस पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑल द थ्रू आउट द टाइम, कि आपने कैसे कैसे पेशेंट्स देखे जिन्होंने इतना मतलब फ़ाइट करके वो सर्वाइव कर चुके हैं, या फिर ऐसे पेशेंट्स भी देखे होंगे जिन्होंने सर्वाइव नहीं करा, मतलब बहुत दिक्कत हो गई। तो इसके बारे में आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था अराउंड जनवरी 2020, तो उसमें उस वक़्त मैं CCL पे थी, चाइल्ड केयर लीव पे, और जैसे ही इसका ये हुआ कि ये बीमारी आ रही है और ये सब, हम सब डॉक्टर्स की छुट्टियाँ उसी वक़्त कैंसिल हो गई। मैं भी उस वक़्त हार्डली 8-10 दिन छुट्टी पे रही होंगी, और यही हुआ कि इस टाइम पे यदि हम काम नहीं करेंगे, इस वक्त पे अगर हम लोग साथ नहीं देंगे गवर्नमेंट का, या हम लोग नहीं आएंगे फील्ड में, तो ये अच्छा नहीं होगा। तो हम सब डॉक्टर स्टाफ जितने भी छुट्टी पे थे, सब लोग वापस काम पर आ गए थे।
काम पर आने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहला केस जो रामगंज में आया था, उस रामगंज के केस में पॉजिटिव आते ही हम कुछ 8-10 डॉक्टर्स की लगी थी ड्यूटीज़ वहाँ पे, उसमें आई वॉज वन ऑफ देम। वहाँ पे जाके जिस तरह से हमारे प्रशासन ने, हमारे डॉक्टर्स की टीम ने, हमारे स्टाफ, इनफैक्ट एएनएम्स, कंपाउंडर्स, एलएचवीज, आशाज, वहाँ पे जो काम किया था उस वक़्त, जो हम लगे थे और जो जज्बा दिखा था उस वक़्त, वो देखने लायक था। कुछ फोटोग्राफ्स होंगी मैं आपके साथ, अगर आप शेयर करवाना चाहें तो मैं ज़रूर करूँगी। कैसे वहाँ पे पूरा उसको छावनी की तरह एक पूरा बंद कर दिया गया था और वहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक सर्वे कार्य चलता था। हर घर में जाके पूछा जाता था, कोई बीमार पेशेंट, खांसी जुकाम का पेशेंट। फिर जैसे उसी वक्त अपना सैम्पलिंग का स्टार्ट हुआ था, जो कहीं पे भी नहीं हो रहा था उस वक्त वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। लोगों को बुला बुला के सैम्पलिंग ली जाती थी। उसी वक्त शाम को सारा सैंपल कलेक्ट करके एसएमएस में भेजा जाता था, रिपोर्ट्स आती थी। नेक्स्ट डे उन घरों में जाया जाता था जहाँ पे पॉजिटिव है, बसेस की जाती थी प्रशासन की तरफ से, उन वहाँ से लोगों को लेके क्वारंटाइन किया जाता था निम्स में और जो अपने लगाए हुए थे RUHS में। तो वो सारा टाइम मैंने देखा है। उसके बाद हम लोगों को, हम अपनी जैसे जगह पे आते हैं तो यहाँ पे हम लोग आउटडोर में जैसे जैसे पेशेंट्स आते हैं तो हम लोग सबको, जितने भी आते थे, धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने हमारी डिस्पेंसरीज में टेस्टिंग स्टार्ट करी। यहाँ पे सर्वे कार्य चालू किया। इनफैक्ट सर्वे आज भी चल रहा है। आज भी आप देखेंगे हमारे यहाँ पे BLOs, आशाज और कुछ CHOs लगे हुए हैं, आज भी सर्वे करते हैं, घर घर जाते हैं, खांसी जुकाम बुखार का पूछा जाता है, सारा रिकॉर्ड लिया जाता है, कितने हाई रिस्क पेशेंट है उस घर में। यदि किसी को प्रॉब्लम होती है तो हमारी डिस्पेंसरी में उनको रेफ़र किया जाता है। एवरीडे यहाँ पे टेस्टिंग होती है। कोरोना के लिए हमने दवाइयों के मेडिकल किट्स बना रखी हैं, वो भेजे जाते हैं। और वैक्सीनेशन तो आप देख ही रहे हैं, जब से स्टार्ट हुआ है गवर्नमेंट के, हमारे यहाँ रेगुलर वैक्सीनेशन चल रहा है। मैम, अब जब हमने वैक्सीन की बात कर ली है तो इस पे ज़रूर मैं ये चीज़ जानना चाहूँगी कि अपने यहाँ पे लगभग जो है एवरी डे कितनी वैक्सीन्स जो हैं लगती होंगी अमूमन पेशेंट्स को? देखो, जैसे जैसे हमारे पास गवर्नमेंट से आता है कि आज आपको इतनी मिली है, उस हिसाब से हम लोग वैक्सीन लगाते हैं। तो हमारे यहाँ पे 300, 400, 500 तक भी डोज पर डे लगी है। जैसे जिस दिन गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया ना, आज हमारे यहाँ 1 लाख लगनी है डिस्ट्रिक्ट में, उस वक्त तो 500-600 तक भी लगी है। क्योंकि जब सप्लाई ज़्यादा आता है तो हम भी कोशिश करते हैं जितनी मैक्सिमम लग सके और जितना यूटिलाइजेशन हो सके वैक्सीन का, हम उस दिन करते हैं। और मैम, अब जैसे हम ये देख रहे हैं कि लगभग जो है कोरोना काल की स्पीड थोड़ी सी थमी है, तो पेशेंट्स भी कम आने लगे हैं, वैक्सीन भी ज़्यादा लगने लगी है। वैक्सीन की तरफ रुझान बहुत बड़ा है। इनिशियली हम लोगों को इतना रिस्पॉन्स नहीं दिखता था। जब स्टार्ट हुआ है हम लोग बुला बुला के लाते थे कि वैक्सीन लगवाओ, लेकिन लोगों में जो एक भय था, एक भ्रांति थी कि वैक्सीन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस वक्त बहुत कम था। लेकिन जैसे लोगों को पता चला अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि वैक्सीन ही एक तरीका है जो कोरोना से हमें बचा सकता है, दिस इज़ द ओनली थिंग विच कैन हेल्प अस कम आउट ऑफ दिस पेंडेमिक, उसके बाद तो लोगों का जैसे एवरी डे पूछना, वैक्सीन कब आएगी, कब लगेगी, हम कैसे करवाएं, क्या तरीका है, क्या नहीं है। देयर इज़ नो स्टॉपेज। रेगुलर वैक्सीन हो रही है, लोग आ रहे हैं, लगवा रहे हैं और अच्छे से वैक्सीनेशन हो रहा है। तो मैम, ये जो मिसकंसेप्शन की आपने बात करी, ये मिसकंसेप्शन कहाँ से लोगों के अंदर इतना ज़्यादा हाइप हो गया कि उन्हें ये लगने लगा कि वैक्सीन अगर लगेगी तो कुछ गलत चीज़ भी हो सकती है, बिकॉज इट इज़ दी ओनली क्योर विच कैन हेल्प यू थ्रू आउट दी कोरोना। सो ये चीज़ का थोड़ा सा बताएं कि ये मिसकंसेप्शन जो है ये कैसे लोगों के अंदर आया? ये ऐसे आया कि इनिशियली जब ये हमारे, देखो, साइंटिस्ट जब इतनी बड़ी स्टडी करते हैं, कोई चीज़ निकालते हैं तो बिना जांच परख के तो निकालेंगे नहीं। तो लेकिन क्योंकि मतलब अभी स्टार्ट हुआ है, ये नया चीज़ है, तो लोगों के मन में अभी इसका वो कहना चाहिए ना, एक कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ कि ये वैक्सीन हमें बचा सकती है। तो जो वैक्सीन लगने के बाद जो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हुए, जैसे लोगों को फीवर हुआ, किसी को हाथ में दर्द हुआ, किसी को पेट में दर्द हुआ, उल्टी दस्त हुए, जब ये चीज़ें होने लगी तो लोग थोड़ा सा डरने लग गए कि ये वैक्सीन से हमको ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। फिर हमने इस चीज़ को, और थोड़ा सा हम कहेंगे व्हाट्सएप पे भी और मीडिया में भी कई बार कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं। फिर हमने जब इस चीज़ को स्टडी किया, डॉक्टर्स ने स्टडी किया, लोगों ने देखा,
कि वैक्सीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स है सिर्फ इस वैक्सीन से नहीं है। आप बच्चे को भी जब वैक्सीन लगाते हैं, हम हमेशा उसको एक पैरासीटामोल की गोली या सिरप दी जाती है उसको कि बच्चे को फीवर आएगा। हर वैक्सीन अपना एक वो दिखाती है, वो क्या कहना चाहिए इसको, उसका एक असर होता है बॉडी में जाके। तो वो एक असर बुखार के रूप में, इंजेक्शन साइट पे दर्द के रूप में इस तरह से आता है। तो उससे हमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब एक 3 महीने का बच्चा, 1.5 महीने का बच्चा वैक्सीन लगवा के फीवर झेल सकता है, तो क्या हम इतने बड़े होकर भी इतना सा नहीं झेल सकते? और वो भी जो इस इतनी बड़ी बीमारी से हमको बचाता है। तो वैक्सीन से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होना नॉर्मल है, इट इज़ प्रीटी नॉर्मल। और उसके लिए एक बिल्कुल हल्की सी दवा हमारी पैरासीटामोल जो हम देते हैं सबको, उससे कवर हो जाता है। तो मैम जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं पैरासीटामोल की, तो एट टाइम्स क्या होता है, कई लोगों को पैरासीटामोल असर नहीं करती है, उनकी बॉडी पे रिएक्ट गलत हो जाता है उसका। फॉर एग्जांपल एलर्जी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास और दवाइयाँ हैं, मेफ्टाल है, निमोसलाइड है, हम ऐसी दवाइयाँ दे सकते हैं। और मैम जैसे अब आप बात करें, कई लोगों को फीवर आता है, कईयों को नहीं आता है, तो इट इज़ बेसिकली डिपेंडेंट उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है। सिस्टम कैसा है, कितना है। और फीवर आना इज़ अ गुड साइन कि वैक्सीन अपना काम कर रही है, वो आपके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप कर रही है। जो हमने वैक्सीन को एक सब्सिडाइज वे में डाला, मतलब उसको इतना हमने ऐसा किया है कि आपको वो बीमारी नहीं करेगी, लेकिन आपके अंदर वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देगी, उसकी वजह से फीवर आता है। और मैम जैसे अब मैं इस बारे में ज़रूर रोशनी डलवाना चाहूँगी आपसे कि हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था बीच में कहीं पे कि वैक्सीन जो है कम होने लगी है, उनकी जो वैक्सीन प्रोवाइड जो है कम हो रही है, वैक्सीन आगे से ही कम आ रही है और लोगों तक कम पहुँच पा रही है। 2-3 दिन अभी ये चीज़ ज़्यादा सामने आई कि वैक्सीन कम मिल पा रही है। तो इस पे आपका क्या कहना है कि यहाँ पे कितने पेशेंट्स अमूमन रोज़ आते थे जिनको आप लोग चाहते थे पर आपके पास वैक्सीन ही नहीं थी, तो आप कैसे लगाएंगे? नहीं, ऐसा तो शायद नहीं हुआ है। हमारे पास एम्पल सप्लाई आया है। जो बीच में आया था वो हर जगह बंद हुआ था, पूरे ऑल ओवर जयपुर या पूरे ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में। और वो देखो, स्टेट तो पूरी कोशिश कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई ढिलाई नहीं है। जहाँ जैसे ही सेंट्रल से वैक्सीन आती है हमारे स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है और हम लोगों को सप्लाई हो जाता है। तो अगर ये ऊपर से ही सप्लाई या मैन्युफैक्चर से कुछ कमी हो रही है तो उसका तो हम लोग अभी कुछ कर नहीं सकते, बट गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट। और मैम अगर अब हम बात करें कि जो लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं कई बार, क्योंकि वो वैसे भी बीमार रहते हैं, तो उन्हें इस वैक्सीन से ज़्यादा कई एट टाइम्स ऐसे मैंने केसेस पढ़े हैं जो पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज ही हो गए वैक्सीन लगने का। तो उस पर मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कि आप खाली पेट वैक्सीन ना लगवाएं। तो इस पे आपका क्या कहना है कि जो इंसान कोई भी इंजेक्शन, कोई भी वैक्सीन हम प्रेफर करते हैं कि खा पी के आएँ आप। हमने ये शुरू में ही कहा था, इनफैक्ट पैम्पलेट्स वगैरह सब निकाले थे कि आप लोग खाना वाना खाकर आइए। और जो थोड़े बहुत, अगर ज़्यादातर तो फीवर केसेस ही एडमिट हुए हैं, वो जो 103, 104 वाले हुए हैं। अदरवाइज इससे ज़्यादा किसी और के लिए कोई एडमिट नहीं हुआ है कि भाई वैक्सीन की वजह से हुआ है। और जो आप ये जो बातें करें ना, ऑलरेडी एलर्जिक होते हैं या जो भी है, तो इनिशियली ये था कि कुछ ड्रग एलर्जी है, कुछ फूड एलर्जी है, तो आप वो वैक्सीन ना लगवाएं। तो वैसे तो हम लोग के पास सारे AFI मैनेजमेंट के लिए इमीडिएटली इमरजेंसी किट अवेलेबल होता है, फिर भी हम सजेस्ट करते हैं अगर किसी को ऐसी एलर्जी या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो किसी हॉस्पिटलाइज प्रॉपर जहाँ पे सारे सुविधा हो वहाँ पे जाके वैक्सीन लगवा लें, और अपनी डॉक्टर की सलाह से लेके कि वो जिसका ट्रीटमेंट लेते हैं उनसे पूछ के और लगवा लें। और मैम जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए क्या वैक्सीन किस तरीके से ये जो है काम करता है? जितने भी हाइपरटेंसिव, डायबिटीज़, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़, इवन कैंसर पेशेंट्स, इम्यूनोसप्रेसेंट जो ड्रग्स ले रहे हैं, all these patients they need vaccination, they have to be vaccinated because these are the high risk group people who are more prone to get infected. तो उनका प्रोटेक्शन तो सबसे पहले होना चाहिए। और मैम वैक्सीन लगने के बाद, जब हम बात करें कि वैक्सीन लगने के बाद कितने दिन तक इंसान को रेस्ट करना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो उसे करनी चाहिए सो दैट वो जल्दी क्योर हो और नॉर्मल अपनी जो रूटीन है उसको फॉलो कर सके? वैक्सीन लगने के बाद जनरली हम ऐसा कुछ नहीं कहते कि भाई आप छुट्टी लेके घर पे बैठो या कुछ, बट एक दो चीज़ें ज़रूर सजेस्ट करते हैं हम। एक तो हैव लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स, पानी खूब पिएं या लिक्विड डाइट खूब लें। और दूसरा, अगर आपको थकान या थोड़ा सा फीवरिश लगता है तो रेस्ट कर लें घर पे, हैवी बर्डन काम कुछ ना करें, इतना ज़रूर करें। और अगर ये ऐसा लगता है हेडेक है, बहुत ज़्यादा माइल्जिया हो रहा है, तो पैरासीटामोल की गोली या डोलो 650 या मेफ्टाल जैसे कि मैंने बताया वो गोली लेके और रेस्ट कर लें। 1 आध दिन से ज़्यादा नहीं टाइम लगता है इसमें,
ठीक हो जाता है। और मैम जो आपने रेस्ट की बात करी है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि ऐसी कोई होम रेमेडी हमारे व्यूअर्स को आप ज़रूर बताएं जो वो लें, ताकि होम रेमेडी से उन्हें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े और वो घर पे रहकर ही खुद को क्योर करें। विदाउट वैक्सीनेशन ऑल्सो, विद वैक्सीनेशन ऑल्सो, बेसिकली कोरोना काल से बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? तो देखो, हम एक लिक्विड डाइट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, लिक्विड डाइट बढ़नी चाहिए। दूसरा, गुनगुना पानी पीना चाहिए, जहाँ तक हो सके ठंडी चीज़ कोई भी अवॉइड करें। तीसरा, ज़्यादा स्टीमिंग नहीं, लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं तो दिन में एक बार स्टीम ज़रूर लें। और हेल्दी डाइट, विटामिन्स मिनरल्स अगर आप लेते हैं, कुछ भी सप्लीमेंट्स, वो कंटिन्यू रखें। और जो आपकी ट्रीटमेंट की दवाइयाँ चल रही हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ की, जो भी, वो कंटिन्यू रखें। अपने आप को बिज़ी रखें, एक्सरसाइज इज़ मस्ट, और अपनी 8 घंटे की नींद रेगुलर होनी चाहिए। बाकी डाइट और आपका ये आपका एक्सरसाइज और प्रॉपर रेस्ट, ये तो होना ही चाहिए हर एक के लाइफ स्टाइल में। और मैम अगर हम ये बात करें कि कोरोना किसी वैक्सीन जिन लोगों ने नहीं ली है अब तक भी, और उन्हें कोरोना भी नहीं है, तो वो सोच रहे हैं कि वैक्सीनेशन लेने की ज़रूरत ऐसा है नहीं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि वैक्सीन कितनी ज़रूरी है? तो आप ज़रा उन्हें ये बता दीजिए हमारे माध्यम से कि वैक्सीनेशन इज़ मस्ट। बिल्कुल, अगर आपको कोरोना हुआ है चाहे नहीं हुआ है, वैक्सीन लेना ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट। क्योंकि वैक्सीन ही एक तरीका है जो हमें इस पेंडेमिक से बचा सकता है। और एक आपने हर्ड इम्यूनिटी सुना होगा कि यदि हमारे 80-90% लोग हमारी पॉपुलेशन के वैक्सीन लग जाएं या फिर उनको एंटीबॉडीज़ उनके अंदर डेवलप हो जाए, तो हम इस डिज़ीज़ पे पूरी तरह काबू पा सकते हैं। मतलब जो हमने ये 1.5-2 साल से झेला है, हमें वो सब झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर ऑल, सब बच्चों की भी अब वैक्सीन आने वाली है, उनसे लेके पूरे बूढ़ों तक सबको वैक्सीन लगवानी है। और बहुत ज़रूरी है, सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट हर गवर्नमेंट सेंटर पे, हर गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटी पे वैक्सीन अवेलेबल करवा रखी है, और ये अवेलेबल होती रहेगी, तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और मैम अगर मैं अब आपके प्रोफेशन की बात करूं, तो ये वैसे ही बहुत संघर्ष रहता है आपके लाइफ में, तो मुझे आप ये ज़रूर बताइए कि कोरोना काल से पहले और कोरोना काल के बाद आपकी जो रूटीन है, वर्किंग रूटीन, उसमें कितना चेंज आपको देखने मिला है? चेंज तो यह है, थोड़ा वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस भी बढ़ा है, क्योंकि आए दिन आपको नई नई चीज़ें आती हैं, आपको ऑर्डर्स नए नए मिलते हैं, आप ये करना है वो करना है, और एक नई चीज़ आपको देखने को मिल रही है। दूसरा, बच्चे घर पे रहते हैं, तो उनकी तरफ ध्यान और भी ज़्यादा आपको देना पड़ता है कि घर पे हैं, प्रॉपर खाना खा रहे हैं कि नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, जो कि एक रूटीन नॉर्मल चलता था, उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। अदरवाइज़ देखो, काम तो पहले भी करते थे, काम अभी भी करना और काम आगे भी करेंगे। और मैम अगर मैं ये बात करूं कि जब हम एक ऑपरेशन थिएटर में एक डॉक्टर होता है, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कह दूं, दारोमदार उसके कंधों पे होता है, क्योंकि जो फैमिली होती है उनके लिए यू आर द गॉड, तो उनको लगता है कि आप ही लाइफ सेवियर है उनके पेशेंट का। तो उस टाइम पे जब एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहा है, तब उसके मन में क्या विचार चल रहे होते हैं, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बिल्कुल बताएं। तब वो सिर्फ अपने मरीज़ के बारे में सोचता है कि मुझे जो इस बीमारी से जो मेरे पास आया है, मुझे उसको उससे मुक्त करना है। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो एनी डॉक्टर कुछ और सोचता होगा। ही ओनली थिंक्स अबाउट हिज पेशेंट एंड हिज वेलबींग। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, ये तो था एक बहुत ही अच्छा मैसेज आप सबके लिए कि आप लोगों ने अगर वैक्सीन नहीं लिया है तो ज़रूर ले लें, और अपने आसपास की डिस्पेंसरी सब जगह फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीन मिल रही है, तो ज़रूर लें। और घर पे अगर आपको कोरोना से बचना है तो गुनगुना पानी पिएं। और इसी तरह की तमाम खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एसेंस इंडिपेंडेंस। तब तक के लिए धन्यवाद।